नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड ऑनर्स के 8वें प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और हम ये देखते हैं इस प्रकार से कि नेपोलियन फ्रांस के सम्राट के रूप में उसकी क्या उपलब्धियां रही। इसमें हम सैनिक उपलब्धियां तथा अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। नेपोलियन अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह 1799 में फ्रांस का प्रथम कौंसल बना। उसकी नियुक्ति 10 वर्ष के लिए की गई थी। 1802 में नेपोलियन को 10 वर्ष के स्थान पर जीवन भर के लिए प्रथम कौंसल बना दिया। नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं इतने से भी संतुष्ट नहीं हुई और उसने समस्त परिस्थितियां नेपोलियन के पक्ष में थी। जनता उसे राष्ट्रीय नायक के रूप में मानती थी। उसने 1804 में जनमत करवाकर स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 2 दिसंबर 1804 को नाटरडम में उसका धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया। नेपोलियन के राज्याभिषेक के अवसर पर पोप को भी आमंत्रित किया गया। राज्याभिषेक के समय जब पोप उसके सिर पर ताज रखने लगा तो नेपोलियन ने ताज उसके हाथों से ले लिया और स्वयं अपने हाथ से अपने मस्तक पर रखा। इस प्रकार उसने विश्व को ये दर्शाया कि ताज उसने स्वयं प्राप्त किया है, न कि पोप की कृपा से। नेपोलियन स्वयं भी कहा करता था, मुझे फ्रांस का राजमुकुट पृथ्वी पर पड़ा मिला, जिसे मैंने तलवार की नोक से उठाकर अपने मस्तक पर रखा है। इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्र का अंत हुआ। नेपोलियन का एक तंत्रात्मक शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि फ्रांस की प्रजा ने, जो राजतंत्रात्मक शासन पद्धति की घोर विरोधी थी, नेपोलियन को सम्राट क्यों स्वीकार कर लिया। इसका प्रमुख कारण ये था कि नेपोलियन 1804 तक अपनी छवि राष्ट्रीय नायक की भांति स्थापित कर चुका था। जनता को नेपोलियन व उसकी क्षमता पर पूर्ण विश्वास था। इसके अतिरिक्त डायरेक्टरी के शासन से जनता दुखी हो चुकी थी। अतः जनसाधारण एक स्थिर और सक्षम सरकार चाहता था। नेपोलियन ने पोप से समझौता करके रोमन कैथोलिक जनता को अपने पक्ष में कर लिया। इसके अलावा नेपोलियन ने प्रथम कौंसिल के रूप में किए गए सुधारों से जनता को अपेक्षा थी कि सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन उसकी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकेगा। नेपोलियन की सैनिक उपलब्धियां। 1804 में सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए फ्रांस के सम्मान को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अनेक युद्ध किए। नेपोलियन द्वारा लड़े गए युद्ध निम्न प्रकार से है। ऑस्ट्रिया से युद्ध, इसके अलावा ट्राफलगर का युद्ध, आर्सेटन का युद्ध, ऑस्ट्रिया के साथ की गई प्रेसवर्क की संधि, नेपोलियन द्वारा पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत और राइन संघ का निर्माण, नेपोलियन द्वारा इटली में अपना प्रभाव स्थापित करना, प्रशा के साथ युद्ध, रूस के विरुद्ध अभियान तथा टिलसिट की संधि। गुप्त रूप से भी अनेक संधियां की गई। इसके अलावा प्रशा से संधि, स्पेन से युद्ध और अंत में मॉस्को अभियान, इस बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी सैनिक उपलब्धियां हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय युद्ध में नेपोलियन को पराजय मिली और इस पराजय के भी कुछ कारण थे, जिसमें जो इस प्रकार है। स्पेन पर आक्रमण करना नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी, जो उसे ले डूबी। यह युद्ध नेपोलियन द्वारा लड़ा गया सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला, स्पेन एक पर्वतीय प्रदेश है। फ्रांस के सैनिकों को इस युद्ध में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अपार कष्ट का सामना करना पड़ा। दूसरा, स्पेन के सैनिकों में देश के प्रति श्रद्धा और प्रेम कूट कर भरा था। वे इस युद्ध में अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी सैनिकों के साथ ऐसा नहीं था। तीसरा है, नेपोलियन का विचार था कि स्पेन एक धार्मिक देश है, अतः उसे आसानी से जीता जा सकता है। वह स्पेन की शक्ति का सही अनुमान न लगा सका। नेक्स्ट है, स्पेन की विजय का मुख्य श्रेय अंग्रेजी
अंग्रेजी सहायता को है। यदि स्पेन की सहायता इंग्लैंड ने करता तो स्पेन नेपोलियन को कभी भी पराजित नहीं कर सकता था। इंग्लैंड ने लॉर्ड वेलिंगटन और वेलेस्ली जैसे योग्य सेनापति स्पेन की सहायता भेजे, जिन्होंने फ्रांसीसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। पांचवा है, नेपोलियन ने पोप के साथ दुर्व्यवहार किया, अतः संपूर्ण कैथोलिक संप्रदाय नेपोलियन के विरुद्ध हो गया। कैथोलिक पादरियों ने लोगों से धर्म रक्षा के लिए नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट होने के लिए कहा। नेक्स्ट है, जिस समय फ्रांस व स्पेन के मध्य संघर्ष चल रहा था, उसी समय नेपोलियन को यूरोप में अन्यत्र भी युद्धों में व्यस्त होना पड़ा, अतः नेपोलियन इस युद्ध में अपनी संपूर्ण शक्ति नहीं लगा सका। सातवां कारण है, नेपोलियन द्वारा स्पेन को राज परिवार के साथ दुर्व्यवहार करते जोसेफ बोनापार्ट को बलपूर्वक स्पेन का सम्राट बनाने के कारण स्पेन की जनता की राष्ट्रीय भावनाओं पर आघात हुआ, जिसने भिक्षुओं के देश को सैनिक देश में बदल दिया। नेक्स्ट है, स्पेन की सेना ने फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, अतः फ्रांसीसी सेना को अपार कष्ट का सामना करना पड़ा। उपरोक्त कारणों से सम्मिलित रूप से इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय में सहयोग दिया। प्रायद्वीपीय युद्ध का महत्व। प्रायद्वीपीय युद्ध का यूरोप के इतिहास में विशेष महत्व है। यह युद्ध नेपोलियन के पतन के कारणों में से एक था, अतः यदि यह युद्ध न होता और यदि नेपोलियन का पतन न हुआ होता तो यूरोप का इतिहास ही कुछ और होता। इस प्रकार विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय युद्ध को यूरोप के इतिहास की एक निर्णायक घटना कहा जा सकता है। प्रायद्वीपीय युद्ध में नेपोलियन को अत्यधिक हानि हुई और फ्रांस की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। फ्रांस की अजेय समझे जाने वाली सेना की दुर्बलता को इस युद्ध ने यूरोप के समक्ष स्पष्ट कर दिया। इस युद्ध ने इंग्लैंड को फ्रांस के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करने का अवसर प्रदान कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस युद्ध ने लिप्जिंग व वाटरलू के युद्धों में नेपोलियन की पराजय की भूमिका को तैयार कर दिया। ग्रांट एंड टैम्बरले ने इस युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि स्पेन के युद्ध को एक ऐसा कैंसर उचित ही कहा गया जिसने नेपोलियन की शक्ति को खींच लिया। नेपोलियन ने स्वयं भी इस युद्ध के विषय में कहा, स्पेनी नासूर ने मेरा विनाश कर दिया। इस युद्ध ने नेपोलियन के पतन के मार्ग को जो है वो अग्रसर कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपोलियन ने अनेक युद्ध किए और इन युद्धों में नेपोलियन को पराजय और विजय मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वाटरलू का है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो मित्र राष्ट्रों के लिए यह बात वज्रपात के समान थी। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस पर चारों ओर से आक्रमण का निश्चय किया। विद्यार्थियों, नेपोलियन भी अपने सैनिकों के साथ तैयार था। उनका मनोबल उठाने के लिए उत्साही भाषण दिया। नेपोलियन ने कहा, सैनिकों, हमें जीता नहीं गया है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ। सैनिकों, जाओ, अपना सेनापति के झंडे के नीचे एकत्र हो जाओ। उसका अस्तित्व आप पर निर्भर है। उसके हित, सम्मान, यश ही आपका हित है। सम्मान और यश है। जब विजय दुगनी गति से आएगी तो आपको गर्व होगा कि हमने क्या किया है। आप अपने देश के मुक्तिदाता होंगे। तत्पश्चात नेपोलियन ने ब्लेस्टर के नेतृत्व वाली प्रशा की सेना को परास्त किया और अंततः 18 जून 1815 को नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों की सेना के बीच वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। विद्यार्थियों, मित्र राष्ट्रों की सेना का नेतृत्व वेलिंगटन कर रहा था। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व नेपोलियन ने अपने सैनिकों को कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि वेलिंगटन एक योग्य सेनापति नहीं है तथा अंग्रेज अच्छे योद्धा नहीं है। हम खाने के समय तक युद्ध को समाप्त कर देंगे। इस युद्ध में नेपोलियन और उसकी सेना को अन्य असाधारण साहस का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों की सेना के पांव उखड़ने लगे, किंतु उसी वक्त
ब्लेचर के नेतृत्व में प्रशा की सेना वेलिंगटन की सहायता के लिए आ पहुंची और अंत में नेपोलियन परास्त हुआ। नेपोलियन भागकर पेरिस पहुंचा, किंतु मित्र राष्ट्रों की सेना ने उसका पीछा किया। नेपोलियन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेपोलियन ने कहा, मैंने समय नष्ट कर दिया है, समय ने मुझे नष्ट कर दिया। विद्यार्थियों, नेपोलियन को 1815 में ही दक्षिणी अटलांटिक में स्थित सेंट हेलेना भेज दिया गया। 6 वर्ष पश्चात 5 मई 1821 को पेट के कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हुई। उस समय नेपोलियन की आयु 52 वर्ष थी। इति नमस्कार।